नमस्कार। आओ अपन देख रहे थे पंचायती राज, आगे बढ़ाते हैं मेन फीचर्स। ठीक है, मेन फीचर्स क्या है? मेन फीचर्स किसके अपन देख रहे हैं? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के। ठीक है ना, ये बेसिक बेसिक पिछले वीडियो के अंदर बताया था। तो मेन फीचर्स क्या है? सबसे पहला था ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राम सभा की जो यहाँ डेफिनेशन है ना, वही डेफिनेशन अपने काम आएगी पैसा एक्ट में, वही डेफिनेशन काम आएगी अपने रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स जो है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स RFR, जिसको अपन बोलेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है ना, RFR और ये पेशा, इनमें ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट, और नरेगा वाले संदर्भ में। ठीक है, बीबी जी राम जी जो हो गया, तो इस ग्राम सभा को समझना अपने लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पंचायत राज में ना पूछ के इन सब, जैसे ये रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स वन अधिकार अधिनियम में तो बहुत बारी क्वेश्चन आया, इस प्री में आया 2 बार, पैसा आया मेन के अंदर, पैसा लिखते हैं तो बैठते ही ग्राम सभा है कि नहीं है। तो वहाँ अपन को बहुत जरूरी चीज़ से सब कुछ जानने करना। तो सवाल ये है कि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो होते कौन है, किन को मिलकर ग्राम सभा बनती है? तो उस क्षेत्र में जितने भी वोटर्स हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में जो है वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जैसे मान लो ग्राम पंचायत का जो इकाई है, ग्राम पंचायत की जो प्रशासनिक इकाई है, दैट इज ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है? रजिस्टर्ड वोटर्स। तो वो ग्राम पंचायत है, जैसे ग्राम पंचायत कई गाँव के समूह से बन के मिलती है, तो उन गाँवों में जो जो लोग वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब देखो स्टूडेंट उलझता कहाँ है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ एडल्ट। ठीक है, ये जो अपने आर्टिकल 243A है ना, उसी के अंदर ये डेफिनेशन है ग्राम सभा की। ठीक है, 243A जो है ना, तो ग्राम सभा में A आ रहा है ना, ये A, और अपेक्स इंस्टीट्यूशन है ये एक तरह से ग्राम पंचायत ग्राम सभा, तो उसी में ये डेफिनेशन लिखी हुई 243A के अंदर ग्राम सभा की। तो जानना बहुत जरूरी है अपने लिए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कहीं भी एडल्ट वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ है ना, एडल्ट मतलब वयस्क नहीं लिखा हुआ। अब आप सोचोगे कि सर 18 की आयु वाला एडल्ट होता है और 18 की आयु वाला वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो बिल्कुल सही, मुझे पता था। तो मैं तो बात कर रहा हूँ जो 43A के अंदर 243A के अंदर जो लिखा हुआ वो वर्ड है, वही है। ऑप्शन के अंदर दोनों रहे, एडल्ट भी और ये वोटर भी, रजिस्टर्ड वोटर भी, तो अपन को ध्यान में रखना। वोटर हो सकता, मान लो अब बताओ एडल्ट में कहाँ कन्फ्यूजन है? एडल्ट हो सकता है वोटर है, लेकिन वो रजिस्टर्ड वोटर नहीं हो। भाई वोटर का तो मतलब दूसरी जगह भी तो हो सकता है वोटर, लेकिन उस गांव में रह रहा हो, पलायन करके आओ, या टीचर के रूप में वहाँ नौकरी लगी है, वहाँ कुछ दिनों के लिए रह रहा है, तो वोटर तो है, लेकिन वो रजिस्टर्ड वोटर नहीं, उस गांव के अंदर नहीं है, तो फंस गए ना एडल्ट में। इसलिए कह रहा हूँ रजिस्टर्ड वोटर, पंजीकृत मतदाता के रूप में उस गाँव के अंदर वो उसका नाम, वो होते ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है ना, तो इसलिए इसको समझो, शब्दों का फेर है रजिस्टर्ड वोटर। फिर तीनों लेवल्स, ठीक है, ये मेन फीचर, तीनों मेन फीचर्स के रूप में सेकंड फीचर क्या है? 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स पूरे नेशन के अंदर, 3 लेवल, मतलब वही अभी जैसे क्या है ना, एक बार ये पढ़ लो आप, जो ये बुक के हिसाब से अपने भी चल रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ बेसिक्स वीडियोस मैंने और बनाए, जिसमें अपन ये तीनों लेवल कैसे क्या क्या है वो देखेंगे, आर्टिकल के हिसाब से देखेंगे, सब देखेंगे तसल्ली से। लेकिन एक बार पहले बेस को समझो। तो होल नेशन के अंदर तीनों लेवल होंगे, जैसे विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, जैसे मैंने अभी इधर बताया था, और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। समझ गए? इतना होंगे ही है। लेकिन एक्सेप्ट जिन राज्यों के अंदर, जिन राज्यों की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहां पे ये ब्लॉक लेवल, बीच वाला लेवल जो है ना, ये गायब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सिफारिश एक तरह से किसने दी थी? जो 1977 में अपना अशोक मेहता समिति बनी थी, उसने भी बीच वाला हटा दिया था। एक रखा था उसने मंडल का मतलब गाँव का समूह, और दूसरा जिला उसने रखा था ये। और एक मैंने पिछली बार में याद कराना भूल गया था, एक बाकी तो याद करा दिए थे, जैसे बलवंत राय मेहता में 7 और ये अशोक मेहता में 777, तो दोनों में 7-7 तो आ ही रहा है ना। और ये एक बात और आगे बढ़ाई थी तो 777 हो गया। भाई बी आर मेहता की बात आगे बढ़ाई थी तो 777 हो गया। ऐसे तो 7-7 आ रहा है, 57, 77 ऐसे, है ना। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने भी ये देखो ये बीच वाला उड़ा दिया था, है ना। तो ऐसा नहीं कि बलवंत राय मेहता से कुछ प्रभावित है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा अपन को समझने वाली बात है। तो लेकिन बलवंत राय मेहता ने 20 लाख वाली बात नहीं कही थी, ये बात मैं बताया था कुछ मत। तो मैं बता रहा था कि 73rd क्वेश्चन अमेंडमेंट बोलता है कि पूरे भारत में 3 लेवल होंगे, लेकिन ये बीच वाला लेवल कहाँ नहीं होगा? जहाँ जनसंख्या 20 लाख से कम है। समझ रहे हो, जहाँ जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो ऐसे 4 राज्य हैं आज भारत में जिनका
2011 की जो अपनी जनगणना है उसके हिसाब से 4 राज्यों के अंदर 20 लाख से कम है पॉपुलेशन। तो सबसे कम तो पॉपुलेशन में सिक्किम की है 7 लाख, फिर सेकंड नंबर पे मिजोरम नीचे 10 लाख, फिर अरुणाचल प्रदेश ऊपर 13 लाख, फिर गोवा अपने 16 लाख। ठीक है, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना ही है। 4 स्टेट हो गए, सिक्किम 6 लाख, मिजोरम 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश 13 लाख और गोवा 16 लाख। याद कैसे रखना है, देखो सिक्किम आ गया इधर, फिर मिजोरम, तो ऊपर से नीचे गए, फिर वापस ऊपर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, है ना, और फिर वापस नीचे आएंगे इधर गोवा। और यानी इसको 6.9 है तो 7 लाख कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्किम 7 लाख, 10 जोड़े तो 10, सिक्किम 7 लाख, 3 जोड़े तो 10 लाख, 3 जोड़े तो 13 लाख और 3 जोड़े तो 16 लाख, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे चूंकि जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ये बीच वाला लेवल वहाँ होना जरूरी नहीं है। ये अभी 2025 के अंदर लेटेस्ट में आगे प्रीमियम क्वेश्चन आया था, समझ गए। उसमें ये पूछा गया था कि हर जगह ये जरूरी है ऐसा 3 लेवल रखने का, तो 3 लेवल रखना जरूरी नहीं है, 20 वाला लेवल जरूरी नहीं है ये। फिर अपन देखते हैं कि इलेक्शन जो है ना मेंबर्स और हेड्स का, मेंबर मतलब सदस्य और हेड मतलब जो प्रमुख, जैसे विलेज की बात करें तो उसका मेंबर जो होते हैं वो तो वार्ड पंच जो होते हैं वो मेंबर होते हैं, और हेड जो होता है वो सरपंच होता है। ठीक है, ऐसे ब्लॉक लेवल पे भी जैसे अपन देखते हैं तो हेड प्रधान होता है और पंचायत समिति सदस्य मेंबर होते हैं, और जिला लेवल पर देखो जिला प्रमुख हेड होता है और जिला परिषद सदस्य उसके मेंबर होते हैं। तो ये जो मेंबर मैंने आपको बताए खास, और बीच में मतलब देखो 3x3 की टेबल बनेगी, ये 3x3, तो ऐसे करके टोटल 9 पद है इनके अंदर। जैसे क्या मैंने बताया कि विलेज, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर 3 पद कैसे कि जैसे एक तो हेड का आएगा, ये तो हेड है, ठीक है, ये सेकंड हेड है, सेकंड मतलब उप, जैसे सरपंच आएगा तो ये उप सरपंच, प्रधान आएगा तो उप प्रधान, और यहाँ पे जिला प्रमुख आएगा तो उप जिला प्रमुख ये, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे ये यूनिट्स की हेड है, तो इसमें जैसे वार्ड पंच होता है, इसमें पंचायत समिति ये मेंबर्स हैं, यहाँ पे ये मेंबर्स है, पंचायत समिति मेंबर्स और जिला परिषद सदस्य, ठीक है। तो ये 3x3 की टेबल बनी ना, ये हो गए ना 9 हो गए ना, ये 1 2 3, 3 2 3 6 और 3 9 ऐसे। तो ये 9 के 9, बाकी आगे मैं टेबल पढ़ाऊंगा इसके बाद में, ये बेसिक चलेगा अपना सारा है। तो मैं बता रहा था कि ये जो मेंबर्स है ना, तो ये तो है देखो मेंबर्स ये वाले तो, और ये हैं मेन हेड, तो ये तो मेन हेड है फर्स्ट नंबर का, ये मेन हेड है, सेकंड उप है ना यूँ, और ये मेंबर्स हैं इधर वाले, ये वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। तो ये जो सारे हैं ना, ये इन सारों का इलेक्शन होता है। क्या बोला मैंने, इन सारों का इलेक्शन होता है, ये चुने जाते हैं, इलेक्शन होएगा इनका। अब वो बात दूसरी कि इलेक्शन डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो, लेकिन इलेक्शन होता है। तो कहने का मतलब क्या सर, क्या कहना चाह रहे हो आप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी यहाँ पे नॉमिनेशन या नॉमिनी नहीं होता है। इसे थोड़ी देर पहले अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था कि विधान परिषद 1/6 गवर्नर द्वारा नॉमिनी, बाकी इलेक्टेड थे। तो यहाँ तो सारे इलेक्टेड है, 9 के 9, तीनों लेवल पे 9 है, 9 के 9 इलेक्टेड है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, है ना। तो अभी अपन जैसे और आगे देखेंगे, ये टोटल मैंने जो 9 आपको बताए, इन 9 में से 4 होते हैं, तो 4 तो होते हैं डायरेक्ट इलेक्टेड, बाकी जो बच गए अपने 5 वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्टेड, ठीक है। अभी अपन आगे देखेंगे तो सारा आएगा उसके अंदर कि मेंबर्स तो देखो सारे होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 3 तो मेंबर हो गए, एक सरपंच हो गया हेड, एकमात्र सरपंच ऐसा हेड है जिसका डायरेक्ट इलेक्शन है, तो 3 और 1 4 तो हो गए डायरेक्ट और 5 हो गए इनडायरेक्ट। 5 इनडायरेक्ट कैसे, ये बीच के जो मैंने उप लिखे थे ना, ये सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट हैं। और फिर यहाँ दो जो हेड थे, प्रधान और जिला प्रमुख, ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट होते हैं, 3 और 2 5 हो गए इनडायरेक्ट। तो क्या समझ गए अपन, डायरेक्ट होता है 4 और इनडायरेक्ट होते हैं 5 जो इलेक्टेड होते हैं। 4 कौन से होते हैं, एक तो मेंबर तो सारे, ऑल मेंबर्स, मेंबर्स ऑल, सबका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वार्ड पंच को सीधे चुनती है जनता, पंचायत समिति सदस्य को सीधी चुनती है जनता, और जिला परिषद सदस्य को सीधी चुनती है जनता। तो तीनों मेंबर हो गए ऑल, और एक हेड है, वो कौन सा है, एक हेड जिसको सीधे जनता चुनती है वो होता है सरपंच, ठीक है, ये ऐसे। तो ये चारों जो होते हैं ना, ये 4 ये डायरेक्ट हो गए, और 5 जो है वो इनडायरेक्ट है। 5 इनडायरेक्ट में कौन आ गए, 3 तो उप आ गए, ठीक है ना, और 2 हेड है। 2 हेड कौन 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 से, एक तो प्रधान और एक जिला प्रमुख, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है 5 का। समझ गए, ऐसे ध्यान में रखना। बाकी आगे और टेबल है जिनमें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको तसल्ली नहीं हो रही हो, आप परेशान हो रहे हो तो परेशान मत हो, ये देख लो, ये बुक के ये चैप्टर के बाद में यहाँ खत्म होएगा, देखो यहाँ सब लिखा हुआ है इलेक्शन टाइप, ये देख लो
तीनों डायरेक्ट, जैसे मैंने बताई थी, तीनों डायरेक्ट है ना, 3 तो ये और 1, 4 तो डायरेक्ट हो गई, और देखो फिर 5 बताई थी इनडायरेक्ट, 3 तो ये इनडायरेक्ट और 2 ये इनडायरेक्ट, 5 हो गई ना। ऐसे तो सारी चीज़ें आएंगी, ये कहीं नहीं है बुक में, ये सब मैंने मेरे एक्सपीरियंशियल क्वेश्चनों की गहनता को देख के बनाया हुआ है यहाँ से सारा, तो सब अपन समझेंगे। लेकिन ये वाली सीट की बात करूँ, सब अपन समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम आएगा। पहले अपन बेसिक समझते हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे तो ज़्यादा धीरे आप समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो यूँ पजल्ड होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप तो चलते चलो आगे, बढ़ते चलो और समझते चलो चीज़ों को। तो मैं बता रहा था कहाँ थे अपन, मेन फीचर्स में क्या कर रहे हो सर बताओ ना, ये यहाँ थे अपन है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो समझने का मतलब है कि कोई भी नॉमिनी नहीं होता, मनोनीत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इलेक्शन होएगा चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, नॉमिनेशन की कोई जगह नहीं है। फिर मेंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया था, मेंबर्स तीनों लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा, आज तक तो देखो कभी मतलब वादा खिलाफी करी नहीं है, जो कहा है वो किया है, और अपन कहते ही इतना जितना मैं कर सकूँ, ठीक है ना। बोल वचन नहीं है अपने पास, और भगवान मुझे बोल बुलाए भी नहीं कभी, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया उसको कर लेंगे अपन। फिर हेड मेंबर्स की बात होगी, हेड देख रहे हैं अपन, देखो विलेज के हेड का इलेक्शन कैसा होगा, ये विधानमंडल द्वारा डिसाइड किया जाएगा, और राजस्थान में जैसे डायरेक्ट इलेक्शन है, राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया के अंदर ही ये विलेज का जो हेड है, मतलब ग्राम पंचायत का हेड, सरपंच, सब में डायरेक्ट इलेक्शन ही है, ठीक है। ये विलेज का जो हेड है ना, तो विलेज का हेड एकमात्र ऐसा हेड है, विलेज का हेड एकमात्र ऐसा हेड है जिसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। बाकी दोनों जो प्रधान और जिला प्रमुख उनके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। देखो कहीं भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जनता चुनती है, और इनडायरेक्ट मतलब जिन्होंने जनता ने जिनको चुना है वो लोग चुनते हैं। तो जनता ने चुना पंचायत समिति सदस्यों को, वो चुनेंगे अपना हेड प्रधान, जनता ने चुना जिला परिषद सदस्यों को, वो चुनेंगे अपना जिला प्रमुख, ऐसे, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि उनको वो चुनते हैं जिनको अपन ने चुना है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमएलए एमपी करते हैं, तो एमएलए एमपी को जनता ने चुना है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो अपन इंग्लिश में पढ़ा ही है आपने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे ही हुआ, सीधी बात डायरेक्ट, घुमा के बात इनडायरेक्ट यूँ, लेकिन इलेक्शन इलेक्शन। तो कहीं भी इनडायरेक्ट आ जाए तो वो इनडायरेक्ट मतलब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने वाले प्रतिनिधि इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्टेड कहलाते हैं, समझ गए। तो ये मैं बता रहा था विलेज का विधानमंडल द्वारा ब्लॉक लेवल पे इनडायरेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट, ये हेड्स का ये देख लिया अपन, ठीक है। तो और आगे जब अपन देखें तो वोट देख लेंगे। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि हेड जो है विलेज का कैसे होएगा, कैसे इलेक्शन होएगा, विधानमंडल द्वारा डिसाइड करेगा। तो राजस्थान में बोला डायरेक्ट, और बाकी दोनों के अंदर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये विधानमंडल पर नहीं छोड़ा है, इनको इनडायरेक्ट ही रखा है, समझ गए ऐसे। फिर सरपंच को क्या होता है, वोटिंग पावर होता है, ठीक है ना। लेकिन अमूमन तो वो सामान्यतः वोट नहीं डालता, वो टाई वोट डालता है। टाई वोट का मतलब जब कोई डिसीजन नहीं निकले, 50-50 हो गया, आधे इधर तभी टाई वोट डालते हैं, क्योंकि आप हेड हो। जैसे स्पीकर के पास होता है, चेयरमैन के पास होता है, बिल्कुल वैसा ही। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं रिजर्वेशन 243D के अंदर है ये, ठीक है ना। आर्टिकल लिख लो ना 243D, कोई घबराओ मत आर्टिकल में, सर कैसे याद होंगे, मेरे को आने तो दो यार आर्टिकलों पे, एक बार सब करा दूंगा एक एक। गोली गट नींद में भी कोई उठा के पूछेगा ना, वित्त आयोग अभी गड़बड़ हो रहा होगा, 243I नींद में बोलोगे, प्लानिंग ये इलेक्शन कमीशन 243K नींद में उठ के बोलोगे, और उधर वाई जब म्यूनसिपलिटी पढ़ेंगे 243Y नींद में उठ के। अब एक बार रुको तो सही थोड़ा यार, ऐसे क्या, रिजर्वेशन नींद में से उठ के बोलोगे 243D, ग्राम सभा 243A, कहीं गलती ही नहीं होगी है, लेकिन समय आगे तो एक बार बताऊंगा। चलो रिजर्वेशन 243D, इसके अंदर क्या है, किन किन की बात है कि अपन जैसे देखते हैं रिजर्वेशन है मेनली कम्युनिटीज़ में 2 को है, SC ST की, ठीक है, और फीमेल्स के लिए है कितना, 1/3 मेंबर्स, ठीक है ना। मेंबर्स में भी और हेड्स में भी, दोनों में रिजर्वेशन है। मेंबर जैसे मैंने बताए थे अभी, और हेड मैंने बताए थे, तो इनमें पोस्ट रिजर्व है SC ST के लिए 1/3 रिजर्वेशन होएगा, और फीमेल के लिए, ठीक है ना। ऐसे फीमेल वाला जो 1/3 है, इसमें SC ST के लिए जितने फीमेल आएंगे वो इंक्लूडेड है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन 1/3 आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 35 सीटें, तो उसमें ये ऑलरेडी जो SC ST हेड्स हैं वो 10 हैं, तो अदर में जो आएंगी वो 25 सीटों के ऊपर फीमेल आएंगी। तो ये इंक्लूडेड है SC ST अगर कोई हेड फीमेल होती है तो,
नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना अपने को, सिर्फ SC ST के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं। फिर नो रिजर्वेशन एट अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन ही नहीं है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। और अरुणाचल प्रदेश में अपन ने पढ़ा था 20 वाला लेवल भी नहीं है, 20 वाला लेवल ब्लॉक लेवल 4 में नहीं है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अपने गोवा। और पॉपुलेशन 7 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 16 लाख, याद हो गई ना, खत्म, याद ही तो करना है। कोरम कितना है, सभी तीनों लेवल्स पे कोरम 1/3 है, तो सभी 3 पे मैंने कितना बता दिया, 1/3, तो ये याद रखना है। मतलब अपने सदस्यों के 1/3 सदस्य होना जरूरी है ग्राम सभा में, ताकि क्या हो, ग्राम सभा की बैठक हो सके, ठीक है ना। जैसे अब जैसे उस गांव के अंदर 300 हैं वोटर लिस्ट, रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, तो 300 का 1/3 हो गया 100, तो 100 लोगों का होना जरूरी है, जिससे ग्राम सभा अपनी बैठक आयोजित कर सके, ठीक है। टेन्योर कितना होता है, तो ये तीनों जो है ना, इनका टेन्योर 5 साल है, तीनों संस्थाओं, तीनों लेवल पे, विलेज, ब्लॉक और अपने जिला परिषद का, ठीक है ना। अब देखो इसमें खास बात क्या है, न्यू इलेक्शन रिमेनिंग टाइम 6 मंथ। अब भी अपन देखेंगे कि किन्हीं खास तौर पे 3 कारणों से, जैसे एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, दूसरा हटाना, सरपंच को हटा सकते हैं, ठीक है, और तीसरा अपन जैसे देखेंगे भंग कर सकती है, जब सीट की एक सीमा से ज़्यादा खाली होती है, अब ये देखेंगे अपन आगे। तो ऐसे करके क्या हुआ, जैसे मान लो किसी सरपंच को आपने हटा दिया, अब अगले का चुनाव होगा या नहीं होगा, ये पहले डिसाइड कैसे होगा कि अगर शेष भाई अवधि 5 साल है, उस सरपंच की अवधि 5 साल थी, तो जब हटाया ना उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा कार्यकाल बचता था, जैसे 4 साल के बाद सरपंच को हटा दिया, 1 साल बचा ना, तो चुनाव होंगे, 7 महीने बच रहे तो चुनाव होंगे। अब चुनाव जीत के वो नया सरपंच आया, तो जो नया आया वो सिर्फ शेष अवधि के लिए सरपंच रहेगा, मतलब जैसे मैंने बताया 7 महीने बचे हुए थे, तो 7 महीने के लिए वो बनेगा। जैसे कोई सरपंच 3 महीने के लिए बन सकता है क्या, मुझे बताओ, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 महीने से कम, 6 महीने हो गए ना, 6 महीने से कम अवधि तो चुनाव ही नहीं होंगे, तो 3 महीने तो 6 महीने से कम हो गए ना, तो चुनाव नहीं होंगे, खाली रहेगी वो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सवाल है कि कितनी अवधि शेष रहने पर चुनाव कराना मस्ट है, मतलब शेष अवधि कितनी होनी चाहिए, 6 महीने या उससे ज़्यादा, 6 महीने भी है ना एग्जैक्ट, तो भी होंगे 6 महीने या उससे ज़्यादा। और दूसरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मंथ, ग्रेटर देन इक्वल टू जरूरी है जानना, एग्जैक्ट 6 महीने है ना, तो भी चुनाव होंगे। और फिर जो जीत के आएगा सरपंच, उसका टेन्योर कितना होगा, रिमेनिंग पीरियड के लिए, फॉर दी रिमेनिंग पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्यसभा का सदस्य भी रिमेनिंग पीरियड के लिए आता है, ऐसे वो तो लोकसभा में अगर 6 महीने ज़्यादा, वो भी रिमेनिंग पीरियड के लिए आएगा, है ना। लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे खासतौर पर राज्यसभा वाला की 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होता है, ऐसे करके हर का 6 साल का होता है, लेकिन कोई सदस्य 4 साल का बाद एक्सपायर हो गया, अब नया आएगा राज्यसभा में, तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए आएगा, तो ऐसे वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। पर लोकसभा में तो कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है, सारे लोकसभा सीट्स पर चुनाव एक साथ होते हैं, तो कन्फ्यूजन वैसे ही नहीं है। विधानसभा के चुनाव सारी सीटों पर एक साथ होते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो 6 महीने ज़्यादा अगर बचते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, तो चुनाव होता है, और शेष अवधि के लिए होता है वो अवधि उसकी न्यू टेन्योर, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन लॉ के द्वारा डिसाइड कर सकती है कौन, स्टेट लेजिस्लेचर। देखो एक मैं बता देता हूँ, पार्लियामेंट का कोई पावर नहीं है लॉ बनाना है इस संदर्भ में, तो पंचायत राज के संबंध में जितने भी लॉ बनाने हैं, वो पार्लियामेंट ने शक्ति दे दी है, किसको, स्टेट को। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये पंचायती राज जो है, ये किस सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, 5th आइटम, ठीक है। विधानमंडल को दे दी। फॉर एग्जाम्पल इस पावर का यूज करते हुए राजस्थान ने बनाया कि 8th एंड 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रख दी थी, सरपंच के लिए तो 8वीं, मतलब विलेज के लेवल की, तो और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए उन्होंने 10th रख दी। और घर के अंदर क्रियाशील टॉयलेट होना चाहिए, वर्किंग टॉयलेट, ऐसा नहीं से बनाई दिया हो, क्रियाशील यूज करने वाली कंडीशन हो। मिनिमम एज है जो 21 है, 2025 के अंदर आया है। इसके अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लगता है इजी है, लेकिन उससे वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, क्यों, जब अपन आगे तुलना करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे देखते हैं लोकसभा 25, राज्यसभा 30, है ना, ऐसे गवर्नर 35, है ना, जैसे अपन ने देखा 25 विधानसभा, 30 विधान परिषद, गवर्नर 35, ऐसे। यहाँ पे कितनी है, 21, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। यू फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 243 किया है, बाकी आर्टिकल याद करूँगा। अभी जैसे आपको याद करना है, तो चुनाव है, चुनाव तो केस हो गया काइट, तो काइट का चुनाव कर लो, कौन सी काइट का चुनाव कर लो, कौन सी काइट उड़ानी है आपको, है ना, K4 काइट बोलते, तो चुनाव कर लो, ठीक है, ऐसे।
तो काइट का चुनाव कर ले, जा। बच्चों को बोला आपने तू जा और काइट का चुनाव कर ले, तो काइट का चुनाव करो किए तो यहाँ आ गया, और जैसे ये ZA है, ये म्यूनसिपैलिटी जब पढ़ेंगे ना तब उसमें वहाँ है, ठीक है। यार अभी तो ग्रामीण पढ़ रहे हैं अपन, लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज पढ़ेंगे, उसमें चुनाव आयोग आएगा ZA, जा। तो वहाँ बताऊँ काइट का चुनाव कर ले, जा। तो चुनाव इलेक्शन, ठीक है। तो ये समझ गए ऐसे 243 किए, और आर्टिकल तो ये किए 243, ये डिफरेंट करेगा अल्फाबेट डिफर। तो चलो इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कराएगा किसके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। राज्य निर्वाचन आयोग का एकमात्र काम है बस इनका चुनाव कराना, लोकल बॉडीज का, शहरी और ग्रामीण का। विधानसभा का चुनाव नहीं कराता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेश्चन भी, वो तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। इलेक्शन लॉ है, ये स्टेट लॉ बनाता है, जैसे राजस्थान ने बनाया है कि अपने लॉ बनाया, और अपने बनाया कि अपना जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये एक सदस्य, एक पर्सन है, सिर्फ 1 पर्सन कमीशन है, एक चेयरमैन नहीं है अपने यहाँ पे, राजेश्वर सिंह है, सितंबर 2025 से, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है दैट इज 243 के अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आ जाओ। अपॉइंटमेंट कौन करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, कमिश्नर का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। और हटाता कौन है, तो हटाता कौन है, इसके जवाब से पहले आप मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हटाने की जो प्रक्रिया है ना, ये हाई कोर्ट के जज के समान है। तो अब हटाएगा कौन, मुझे बताओ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। सर आपने अभी पिछले वीडियो में तो बताया है कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने के समान है। तो यार अब ये बता दो सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटेगा। मैंने तो ये पूछा था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटेगा, तो तुमने बता दिया हाई कोर्ट के जज को हटाने के समान। अब मैंने पूछा हाई कोर्ट के जज कैसे हटेगा, तो बोला सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने के समान। तो काका आप बता दें सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटेगा। सर उसको पार्लियामेंट की सिफारिश पर कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है पार्लियामेंट की सिफारिश पर। पिछले में बताया था लोकसभा में या राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकता है, लोकसभा में हो तो 100 का वो आएगा संकल्प पत्र, राज्यसभा में तो 50 का आएगा। फिर पीठासीन अधिकारी कमेटी बनाएगा, कमेटी पीठासीन अधिकारी यस नो कर सकता है, यस कर दिया तो कमेटी बनेगी, फिर कमेटी बनेगी, मतलब कमेटी थोड़ा यूँ हो गया भाई, लोकसभा राज्यसभा लोकसभा के अंदर आ रहा है तो 100 का यस, राज्यसभा 50 का यस, पीठासीन अधिकारी को देंगे, पीठासीन अधिकारी यस नो कर सकता है इसको, अगर यस कर दिया तो कमेटी बनेगी जिसमें 3 मेंबर होंगे, ठीक है, 3 सदस्य होंगे, हाईकोर्ट मतलब CJI, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ठीक है। फिर ये इसने यस कर दिया तो फिर पार्लियामेंट के अंदर जाएगा और वहाँ पे वोटिंग होगी, स्पेशल मेजोरिटी, टोटल 50, प्रेजेंट वोटिंग 2/3। फिर सेकंड हाउस में जाएगा, दोनों से यस हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर राष्ट्रपति उसको हटाएंगे। देख लो पिछले वीडियो में बताया बिल्कुल ढंग से। तो अब मुझे बताओ स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाया कौन, सर राष्ट्रपति हटाएगा, किसी सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर। समझ गए, ऐसे था ये शॉर्ट एंड स्वीट। नेक्स्ट अपन देखते फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल है 243 आई। तो आई से याद रखो इंक, इंक बराबर नोट, यस है ना, इंक पे इंक है ना, इंक तो नोटों पे कई बार लिख देते हैं ना, पेन से कुछ लिख देते हैं या पेन की स्याही लग गई, ठीक है, लिख देते हैं तो इंक लग गई किस पे, नोट पे। इंक लगा हुआ नोट चाहिए क्या, यस सर मुझे चाहिए, यस। तो वाई, ये जब नगर म्यूनसिपैलिटीज पढ़ेंगे ना तब आएगा वहाँ पे 243 वाई, वहाँ के लिए फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यू तो आई फॉर इंक, नोट पे लगी हुई, नोट का मतलब फाइनेंस, फाइनेंस से नोट आई, वेट टन मुद्रा। फिर नियुक्त कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। क्या टेन्योर होता है, 5 साल होता है, सर आप लोग हटाओ 5 साल टेन्योर अपने आप खत्म, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं इसके अंदर, 4 हो सकते हैं, ये ऑलरेडी मॉडल लॉ के अंदर ये बात है। जैसे निर्वाचन आयोग में तो ये बोल दिया था कि भाई इसके राज्य सरकार बनाए, तो और ऐसे राजस्थान ने एक मेंबर बनाया सिर्फ अपन ने, केवल एक ही अपने वो जो चेयरमैन है, कोई मेंबर है ही नहीं। तो वित्त आयोग में बोल रखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 सदस्य हो सकते हैं जिनको फाइनेंस और सर्विस का इनका ज्ञान हो। 4 किसके लिए, जिससे कि बंटवारा हो राज्य और पंचायत राज संस्थाओं में टैक्स का जो इनकम है उससे उसका बंटवारा हो, चुंगी से जो राशि आई है राज्य सरकार के पास उसका बंटवारा हो। और ये रिपोर्ट देता फाइनेंस कमीशन गवर्नर को, और गवर्नर उसको रखवाता है स्टेट लेजिस्लेचर में। द्विसदनात्मक है तो दोनों सदनों में, जैसे 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है, बिहार, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमीशन हो गया 243 आई, आर्टिकल भी पूछ लेते हैं सम्मिलित मैच में। फिर कहते हैं
अकाउंट्स की ऑडिट होती है, ठीक है, इसके लिए लॉ बना सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, आपने बनाया है। और ये 243 जे क्या है, जैसे जग, तो जग में ऑडिट हो गई, जग के अंदर डाल दी सारी ऑडिट रिपोर्ट, किसी काम की नहीं ऐसे, ठीक है। फिर ये जो प्रोविज़न है ना इसके पंचायत राज संस्थाओं के, ये पंचायत राज संस्थाओं के प्रोविजंस यूटी पर लागू होते हैं, ऐसा आर्टिकल किस में बोला, एल में बोला है। तो आप याद करो, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी में प्रशासक भी होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। तो एल से मैंने बताया था कि इन जो ये एल शेप में है, इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जैसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, देन दिल्ली, देन अपने पौंडीचेरी, इधर अंडमान निकोबार, यहाँ पे एल जी है, एल बन रहा नहीं हो, तो एल से याद रह जाएगा अपन को 243 एल। देखो कई चीज़ें ऐसी होती, सर आप बोलोगे सर ये तो हमने वो वीडियो देखी ही नहीं देखे, अब देखो कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो कुछ फ़ायदा उठा पाओगे। यूँ झलक दिखलासा के रूप में आओगे, देखोगे, ना मैं आपको देख पाऊंगा, ना आप मेरे को देख पाओगे, ना आप मेरे को समझ पाओगे, ना मैं आपको समझ पाऊंगा। TTMM होएगा हमेशा, तो तेरे में मेरे ऐसे। खैर चलो कोई नहीं। तो कहाँ थे अपन, हाँ, तो यूटी पर लागू होएगा क्या, यस होएगा, ठीक है ना, होएगा, ये 243 एल में लिखा हुआ है। और मान लो किसी यूटी पर लागू करने के लिए कुछ अमेंडमेंट करने जरूरी हैं, तो उनको अमेंडमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जैसे दिल्ली पे लागू नहीं है तो अमेंडमेंट किया किसने, राष्ट्रपति ने किया, ऐसे, ठीक है। अब देखो ये आई गया ना, ये दिल्ली है, सॉरी ये तो यहाँ पे दार्जिलिंग है, और एक आगे आएगा आगे, ठीक है ना, वो म्यूनसिपैलिटीज़ के संदर्भ में पढ़ेंगे भाई। दिल्ली तो वैसे भी अर्बन है, ठीक है, अर्बन एरिया है, ग्रामीण कुछ उसमें है नहीं, तो म्यूनसिपैलिटीज़ के संदर्भ में भी ये आर्टिकल आएगा यूटी वाला, तब अपन पढ़ेंगे। दिल्ली के अंदर नहीं है, राष्ट्रपति ने ऐसा लागू किया। अब ये लागू कहाँ नहीं है, पंचायती राज अधिनियम, ये MMN, MMT नहीं, MMN। तो M से तो क्या है, मेघालय, ये M से अपने मिजोरम, ये N से है नागालैंड, और D से है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड फेमस चाय, ठीक है, दार्जिलिंग टाइगर रिजर्व भी है दार्जिलिंग, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे है अपने ये GSC गोरखा हिल काउंसिल, ठीक है ना। तो और बाकी जैसे अभी अपन देखिए शेड्यूल एरियाज में नहीं है, ये तो शेड्यूल एरियाज तो अलग जा रहे हैं, ये मिजोरम, मेघालय मिजोरम जैसे जो है ना, ये मेघालय मिजोरम, तो ये अपने ट्राइबल एरियाज भी हैं यहाँ पे, 6 शेड्यूल एरिया है यहाँ पे, 6 शेड्यूल के जो एरिया ट्राइबल एरिया वो मेघालय मिजोरम है, मेघालय मिजोरम त्रिपुरा है कि नहीं, ऐसे मणिपुर में नहीं है वो। और नागालैंड, यहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन, दार्जिलिंग में ये गोरखा हिल काउंसिल होने से ऐसे, तो यहाँ पे ये लागू नहीं है, ठीक है ना, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी देखेंगे प्रेजेंट लॉ, मतलब ये बोला गया था कि 73वां संविधान संशोधन आया तो 1992 का है, लागू हुआ ये अपन जैसे देखते हैं 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को इसीलिए अपन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये बोला गया कि इस दिन को जितने भी लागू है ना अलग अलग स्टेट में पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि अपन ने देख रहे हैं कि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 से लागू हो गया था, और पूरे भारत में हुआ 2 अक्टूबर 1959, तो सबके अपने अलग अलग कानून थे। तो अगले 1 साल के अंदर सबको एकरूप कर दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब 1994 में सब के अंदर एकरूपता आ गई, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मकसद। थर्ड मैक्सिमम स्टेट पास पंचायती राज एक्ट इन 1994। तो राजस्थान वाला जैसे जो इसमें यहाँ पे लिख लो, तो राजस्थान ने कब पास किया, राजस्थान वाला कब लागू हुआ, 23 अप्रैल 1994, ठीक है ना भाई। वो भारत वाला तो कब था, वो 24 अप्रैल है, 24/4/1993। तो बताया था इधर 4 है तो इधर 3 आएगा, इधर 3 है तो इधर 4 आएगा, बीच में 4 तो हमेशा रहेगा, ऐसे याद भी कराया मैंने पहले, ठीक है ना। फिर अपन देखो एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि इलेक्शन कमीशन नोट कोर्ट की, इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन अभी आर्टिकल देखा अपन ने कौन सा, काइट का चयन कर ले, ठीक है। तो उसके कुछ डिसीजन है जो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते किसी भी हाल में। तो वो कौन सी डिसीजन है, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करते हैं, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना, कि मतलब पहले कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी थी, फिर उसको अपन ने घटा के इतनी छोटी कर दी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको संसद वाले चैप्टर में, देखो उसको। और सीटों के अंदर कोई फेरबदल होता है, जैसे रोटेशनल सीटें होती हैं, SC/ST का रिजर्वेशन है वो रोटेशनल होता है, फीमेल के लिए रिजर्व है वो रोटेशनल होती है। तो वो रोटेशन ऑफ सीट जो है ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, इसमें फुल एंड फाइनल है इलेक्शन कमीशन का डिसीजन। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार चुनाव हो रहे थे वहाँ कोई धांधली हुई है किसी न किसी तरह की,
ठीक है ना, मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, नहीं हुआ, रही ऐसे वैसे, तो आपको लगता है कोई गड़बड़ है और चुनाव जो प्रोसेस है उसको आप रोक नहीं सकते, तो आपको क्या करना है फिर, वो ऐसे चुनाव का किसी को ग्रीवेंस है तो वो कैसे सॉल्व होएगा। तो इलेक्शन डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए स्टेट ने कानून बना रखा है, कानून के तहत ये बता रखा है कि आप एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करोगे निर्धारित न्यायिक प्राधिकारी के सामने, है ना, प्रिस्क्राइब्ड जुडिशियल ऑफिसर के सामने, जो स्टेट लॉ ने डिसाइड किया है, प्रिस्क्राइब्ड जुडिशियल ऑफिसर। तो स्टेट ने अपना लॉ बनाया, अपने 1994 का अपने कानून बना हुआ है, उस कानून में क्या लिखा हुआ है, मतलब ऐसा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने, तो राजस्थान विधानसभा ने बनाया और उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप डीजे के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज, उसके सामने आप ये अपनी फरियाद रखोगे, इलेक्शन पिटीशन रखोगे, अगर किसी भी तरह का आपको ग्रीवेंस है तो। भाई ये दोनों तो कहीं नहीं हो सकते, क्या, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड सीट्स का जो रीअरेंजमेंट है, सेटलमेंट है, वो तो कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, डीजे कोर्ट में भी नहीं। लेकिन इसके अलावा वो कोई ग्रीवेंस है तो आप वो डीजे कोर्ट के अंदर ला सकते हैं, ऐसे राजस्थान ने प्रोविजन कर रखा है। ठीक है भाई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने पावर दे दी थी स्टेट लेजिस्लेचर को इस संदर्भ में बनाने की, तो अपने बना दिया कानून 94 वाला, ठीक है ना। तो किसके सामने आ सकता है, डीजे में। ये मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ाए, उसके अंदर पढ़ा है डीजे कोर्ट, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, सब बताया है कि सेशन जो होता है फौजदारी मामले देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीवानी मामले देखता है, सब बताया। नहीं देखो करो तो मैं क्या करूँ। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, 243O है, ओ माई गॉड, कोर्ट के अंदर चला गया फैसला, डिसीजन ऐसे ओ, और ये लास्ट है पंचायती राज जो पार्ट 9 जो है ना, उसका लास्ट आर्टिकल है वो, क्योंकि 15th अल्फाबेट है और टोटल 16 आर्टिकल है, तो 243 एक है, 243 एक और 243O, ऐसे करके 16 आर्टिकल हो गए, 15 तो A2O और एक 243 पहला आर्टिकल जो है पार्ट 9 का, ठीक है। और फिर क्या है, ट्रांसफर, डीजे के पास आया तो डीजे ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे सिविल जज को भी वो मैटर। अब जो फैसला दिया डीजे ने वो फुल एंड फाइनल है, ये कहीं भी अपील नहीं हो सकता, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी, ठीक है ना। ऐसा जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब सवाल यही आता है, इसको अपन नटसेल में करें, अब सवाल यही है कि क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता 243O के तहत, ठीक है। खास तौर पर दो मामले तो बिल्कुल ही नहीं, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड सीट्स का जो रीअलोकेशन है वो उसमें। हाँ, फिर भी अगर कोई ग्रीवेंस है तो स्टेट लेजिस्लेचर ने इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से है, रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि निर्धारित न्यायिक प्राधिकारी जो प्रिस्क्राइब्ड जुडिशियल अथॉरिटी के सामने आप रखोगे, और वो राजस्थान के अंदर डीजे को रखा, ठीक है ना। ऐसे जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले वाले पंचायत राज चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी, मैं जोनल मजिस्ट्रेट था ZM, ठीक है। तो अब हुआ क्या, क्योंकि ये जैसे डिलिमिटेशन हुआ ही था, तो हुआ क्या कि देखो क्या होता है, ये जो सरपंच के पहले वाले दिन तो अपने जिला परिषद सदस्यों को, जिला पंचायत समिति सदस्यों के वोट पड़ते हैं, 2-3 दिन बाद ये सरपंच के पड़े, वार्ड पंच और सरपंच के। तो चूंकि लोकल होते हैं इलेक्शन बिल्कुल गांव के लेवल के, तो वार्ड पंच जो होता है ना उसके एक एक वोट गिने हुए रहते हैं कि मेरे को कितने वोट मिलेंगे, सरपंच के एक एक वोट गिने होते हैं, क्योंकि लोकल मामला होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हमें पहले ही बता दिया जाता है कि यार कि ठीक है ऐसे ऐसे सेंसिटिव मामला है ये, जिला परिषद पंचायत समिति वाले में तो फिर भी एक दूर दूर का मामला है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वार्ड पंच में तो और भी लिमिटेड से तो घर है, वार्ड पंच को पता है मेरे को कहाँ से वोट मिलेंगे, एक भी वोट इधर उधर हो गया तो गड़बड़ है। तो क्या हुआ, जब वोटिंग हो रही थी तो जो नॉमिनी थे सरपंच के पद के लिए, उम्मीदवार जो थे, सॉरी नॉमिनी तो है ही, नॉमिनेशन तो है नहीं, कैंडिडेट जो थे सरपंच के पद के लिए, वो मेरे पास आए और बोले कि साहब कई वोटर्स का नाम यहाँ नहीं है, वो दूसरे के अंदर चला गया, जबकि वोटर मेरे थे। तो डिलिमिटेशन हुआ ना, वैसे वो चैलेंज नहीं कर सकता था। तो उसने बोला कि सर मैं इलेक्शन रुकाऊंगा, और ये वो, और भीड़ लिया है, और सब नारेबाजी होने लगी, मीडिया आ गया, सब आ गया। तो मैंने बोला यार देखो भैया, यहाँ तो आप कुछ भी करोगे तो आपका अभी तो उम्मीदवारी कैंसिल हो रही है, हो सकता है कि आप चुनाव ही नहीं लड़ पाओ, फिर क्रिमिनल केस लग जाए, तो है कि नहीं है। तो देखो इसका एक तरीका है, आपको ग्रीवेंस है मेरे को पता है, तो अभी वोटिंग होने दो, ठीक है, फिर आप जाओ पिटीशन दो, इलेक्शन पिटीशन दो डीजी साहब के सामने, और आपकी सुनी जाएगी, और अगर उनको लगता है कि गलत हुआ तो रीपुलिंग हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन अब भी अगर आप बाधित करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सब मीडिया वगैरह उस समय सामने, तुम्हारा उनके भी समझ में यार बात बिल्कुल सही है, इलेक्शन प्रोसेस को आप कैसे रोक सकते हो बीच में, किसी हाल में नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो फिर उनके भी समझ में आएगी, बोला हाँ सर चलो ठीक है ये, फिर
मेरे पास वो बाकायदा अपने पास कलेक्टेड से वो बिल्कुल स्टाम्पशुदा वोटर लिस्ट आती है, मैंने दिखाया उनको, देखो ये नाम है और ये बिल्कुल लेटेस्ट वोटर लिस्ट है, इसमें कैसे आप इसको चैलेंज कर सकते हो? चैलेंज करना ही है तो आफ्टर इलेक्शन पिटिशन आप फाइल करो, ठीक है ना, ये चीज़ है ना। इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी है आपको रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर, ठीक है, तो आप फाइल करो और फिर आपकी सुनी जाएगी, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस से डिस्टर्ब मत करो। तो ऐसे जैसे आपने यूँ पढ़ा हुआ हो, चीज़ें पढ़ी हो तो कॉन्फिडेंस अलग आता है, नहीं तो आपको फिर यूँ बगले जागने पड़ती है, मैं किसी पूछूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो नॉलेज इज पावर है कि नहीं। विद्या ददाति विनयम विनयाते पात्राम पात्राम धर्माम नति धनो धनो धर्माम। तो विद्या से विनय आता है, विनय से यश आता है, दौलत आती है, ये सब मतलब विद्या से विनय, विनय से विद्या आती है, विद्या से यश धन दौलत सब आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हो गया 243 हो, समझ गए। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं बी फुल एंड फाइनल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एपेलेट जो सॉरी इलेक्शन पिटीशन जो फाइट करी वो फुल एंड फाइनल है, कोई एपेलेट अथॉरिटी नहीं है इसके अंदर, कोई नहीं सुनेगा आपकी अपील, फुल एंड फाइनल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो फीचर है इसमें वो क्या है, 11 शेड्यूल के सब्जेक्ट। तो 11 शेड्यूल के अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 11 शेड्यूल, ठीक है, जोड़ी गई ना 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो मैं बता रहा था पार्ट 9 के अंदर जो है ना, पार्ट 9 के अंदर कुल आर्टिकल 16 हैं, और ये जो शेड्यूल है 11 इसके अंदर सब्जेक्ट है 29, जैसे कृषि, भूमि, पशुपालन, मत्स्य, ठीक है अपने। और मैंने इसको ना बिल्कुल लॉजिकल तरीके से एक बार डिसाइड किया हुआ है, तो मैं आपको सारा बताऊंगा, तो उसको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपन को मोटा मोटा उसके अंदर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जैसे आप कभी लिख पाओगे तो बहुत एक वैज्ञानिक तरीके से आप लिख पाओगे। तो जो मैंने टेबल बताई थी उसके अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस थे। अब इसमें देखो एक पार्ट है कंपलसरी प्रोविजंस, वैसे तो ऊपर वाले सारे देखो सारे कंपलसरी हैं, लेकिन उनको कंसाइज कर रखा, थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि इसका एक दूसरा आएगा पार्ट, वो आएगा नॉन कंपलसरी, ये जो लिखा हुआ है नॉन कंपलसरी। तो कंपलसरी देख लेते हैं, देखो क्या क्या है, वही सारी चीज़ें। ग्राम सभा जो 243A में है, क्या रजिस्टर्ड वोटर्स, ये याद रखना अपन को, आ रही है रजिस्टर्ड वोटर्स, तीनों लेवल पे, विलेज लेवल पे होगी, ब्लॉक लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। बस ब्लॉक लेवल पे वहाँ नहीं होगी जहाँ जनसंख्या 20 लाख से कम है जिन राज्यों में, जैसे 4 राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे मेंबर्स के तीनों लेवल्स पे, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे हेड के 2 लेवल पे, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। विलेज लेवल पे भी आप चाहो तो आप इनडायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन लॉ बनाएगा कौन, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये चीज़ समझनी। तो राजस्थान ने लॉ बना रखा है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो अपने जो विलेज लेवल का है वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। इस चीज़ को समझो आप, ये क्या समझाना चाह रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। देखो मेंबर जो है ना, मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता है कि मेंबर्स के तो भैया चाहे किसी लेवल का और डायरेक्ट ही होंगे, हेड का जो है ना, हेड का इनडायरेक्ट होएगा, ठीक है, यूं है। तो हेड का इनडायरेक्ट हो गया। फिर अब जैसे इसमें ये भी बोला गया कि विलेज का जो हेड होगा उसका भैया कैसे होएगा, तो भाई वो छोड़ दिया किसके ऊपर, संबंधित राज्य के विधानमंडल के ऊपर, ठीक है। तो अपन ने राजस्थान में जाए तो प्रत्यक्ष है, और भारत के सभी राज्यों में प्रत्यक्ष है, ऐसे जहाँ जहाँ विलेज तो सभी राज्यों के अंदर है ना, विलेज तो पंचायत तो सभी के अंदर है, विलेज पंचायत। वैसे बीच वाला जो है ब्लॉक वाला वो 4 राज्यों में नहीं, ऐसे। मिनिमम एज 21 है सभी तीनों लेवल्स पे, 3/3 9 बताया मैं, 9 पदाधिकारी सभी पे। रिजर्वेशन SC ST एंड फीमेल्स का कितना, 1 तिहाई। टेन्योर कितना होता है, 5 साल। फिर कि अगर ये बचा हुआ है कि री इलेक्शन होता है तो कब होएगा, जब 6 महीने से कम है, सॉरी साल क्या, 5 साल तो पूरा ही टेन्योर, 6 महीने से कम है टेन्योर, तो इलेक्शन होगा, और रिमेनिंग टाइम के लिए होगा, जैसे भी ऊपर अपन देखा था, ठीक है। तो कंपल्सरी प्रोविजन में आ रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I इंक नोट यस, इलेक्शन कमीशन 243K सिंगल, ठीक है ना, के काइट चयन करो, ठीक है, जा जेड म्यूनसिपलिटी में आएगा, और ये इसमें 4 हो सकते हैं, यहाँ पर 1 है। फिर नॉन कंपल्सरी ये है कुछ प्रोविजन है, जैसे क्या है, पावर एंड राइट्स 29 सब्जेक्ट हर राज्य ने नहीं दे रखे पंचायत को, कुछ ने दिए किसी ने नहीं दिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि पंचायत आज क्यों काम नहीं कर पा रहे, FFF की कमी है, ये FFF। तो एक में फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। फंड मतलब पैसा, फंक्शन मतलब कि 29 विषय आपने पंचायतों को दिए ही नहीं, और फंक्शनरीज मतलब उनमें स्टाफ की कमी है। सरपंच के इलेक्शन संबंधी जैसे जो है, ये हर जगह जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड ही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो लेकिन विधानसभा के ऊपर छोड़ दिया कि सरपंच का इलेक्शन कैसा होएगा, ठीक है। तो जैसे फिर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे राजस्थान ने सरपंच को डायरेक्ट इलेक्टेड किया। फिर सरपंच कई जगह ये मतलब ये नॉन कंपल्सरी है,
क्या दिया कि सरपंच को बोला गया है कि सरपंच के लिए बोला गया कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो ब्लॉक लेवल पे। भाई एक का तो वो है ही है विलेज लेवल का, लेकिन वो ब्लॉक लेवल पे भी उसको रिप्रेजेंटेशन मिले। ऐसे बोला है कि प्रधान को रिप्रेजेंटेशन मिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के अंदर, ऐसा बोला गया है। तो नॉन कंपल्सरी प्रोविजंस है। रिजर्वेशन ओबीसी के लिए भी हो, ठीक है, ऐसा बोला गया है, जबकि है असलियत में SC ST के लिए और फीमेल्स के लिए 1/3, ठीक है, ये चीज़ है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट आ रहा अपने पेसा एक्ट, पंचायत राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। देखो ये वैसे तो देखो इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, पूरा मैंने बताया है, ठीक है ना, जब यूट्यूब पड़ी उसके अंदर। तो देखो पंचायत राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज कि पंचायत राज जब लागू हुआ 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये शेड्यूल्ड एरियाज में लागू नहीं था। तो शेड्यूल्ड एरियाज कौन से हैं, जो 5th शेड्यूल के अंदर मेंशन है वो शेड्यूल्ड एरियाज हैं। टोटल 10 राज्यों के अंदर फैले हुए हैं। कहाँ से अपने चालू होते हैं, हिमाचल प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, 4था मध्य प्रदेश, है ना, 5वां छत्तीसगढ़, 6ठा झारखंड, 7वां अपने उड़ीसा, 8वां महाराष्ट्र, 9वां कर्नाटक, 10वां तेलंगाना, है ना। हाँ कर्नाटक नहीं है, सॉरी, देखो हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक का नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे 10 राज्य हैं, इनमें ये 10 शेड्यूल, इनके अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड एरियाज हैं ये, ठीक है। जैसे राजस्थान के 4 जिले, 2 तो पूरे हैं अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और 2 पार्शियल हैं अपने उदयपुर और सिरोही, ठीक है, राजस्थान में। तो उनमें पंचायती राज, उनमें इन राज्यों को क्या बोला गया, जिन जिन के अंदर इन 10 राज्यों, भाई राजस्थान है ना, राजस्थान आ रहा है ना, तो राजस्थान के 4 जिले हैं, तो बोला कि इन राज्यों ने अपने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालना कानून बनाए हैं कि पूरा राजस्थान नहीं है शेड्यूल एरिया में, 4 जिले में शेड्यूल एरियाज में, तो शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज लागू नहीं होएगा। तो क्या लागू होगा, पेसा एक्ट लागू होगा। तो ये पेसा है ना, ये है पंचायत राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, ये सब अलग से समझाया हुआ मैंने, ठीक है। तो पेसा के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वायत्त शासन लाना, सहयोगी लोकतंत्र, परंपरा पर आधुनिकता, परंपरा मतलब पुराने इनके जो कानून है वो, और शेड्यूल एरियाज की विशिष्ट शक्तियां देना इनको। पढ़ो एक बार पेसा एक्ट, पूरा वीडियो बना हुआ अलग से, ठीक है ये। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कि पेसा के अंदर जो पावर दी हुई है ना, सबसे पावर किसको है, ग्राम सभा को। इसीलिए मैं कह रहा था, देखो पहले भी अभी इस वीडियो को चालू किया था तब भी मैंने बताया था कि ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो ग्राम सभा आ गई ना वापस, ऐसे, ठीक है। तो एक बार पेसा एक्ट वाला देखो ढंग से, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बताया मैंने, उसके अंदर माइनर मिनरल प्रोड्यूस बताया हुआ है, ठीक है, ये सारा देखो। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं अपन पंचायती राज के लिए फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए क्या रिकमेंडेशन दी है सेकंड ARC कमीशन ने। तो आर्टिकल 280 के तहत सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन है गठित है। इसने बोला कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी कुछ कंसिडरेशन करे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी, जबकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए मेन है स्टेट फाइनेंस कमीशन। लेकिन सेकंड ARC ने ऐसा बोला है कि केंद्रीय वित्त आयोग भी कुछ इन सिफारिश खुद की सिफारिशें दे इस संदर्भ में। फिर आर्टिकल 240I स्टेट फाइनेंस कमीशन को और मजबूत बनाया जाए, स्टेट कुछ अनुदान दे, खुद के ये सोर्स जनरेट करे पंचायत रेवेन्यू के, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे डिविडेंड्स आती है, रॉयल्टी आती है, फीस आती है, ये सब इनके मजबूत बने। लो परफॉर्मेंस के क्या कारण है, मेन्स में बहुत कारण आता है कि पंचायत राज संस्थाएं क्यों फेल हुई। FFF मैंने बताया, फंड नहीं है, पैसे नहीं है, फंक्शंस नहीं है, फंक्शन 29 पूरे फंक्शन नहीं दिया आपने, और फंक्शनरी स्टाफ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी, जैसे जिला परिषद में CO IAS होते हैं तो उनसे टसल रहती है, कई बार पंचायत में तो BDO होते हैं उनसे टसल होती है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो वो देखते हैं कि नहीं ये तो जो चुन के आए जनता के प्रति क्या जानते हैं, हम ही जानते हैं, हम तो RS का एग्जाम पास करके आए, UPSC पास करके आए, CO IAS होते हैं, तो वो गड़बड़ होती है। जो समझदार होते हैं गाड़ी उड़ जाती है। डिपेंडेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो गए, ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट हो गए। फिर जाते आगे क्यों जाते हो आप, देखो कई बार सरपंच की वहाँ पंचायत के अंदर सेक्रेटरी होता है जो ब्यूरोक्रेसी का ऐसा होता है। फिर वहाँ अपने आजकल जिनको BDO बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो पहले ग्राम सेवक थे, उनसे नहीं बनती, वो सब सरकार के नुमाइंदे होते, ब्यूरोक्रेसी होती। फिर नेक्स्ट हेजिटेट टू टैक्स लोकल, जैसे मैंने बताया कि ये चूंगी फीस, तो सरपंच गाँव में चूंगी लगा देता है, तो फिर गाँव वाले बोलते हैं ठीक है अब अगली बार आना तो तेरे को चूंगी देंगे हम ढंग से। यूँ नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, सरपंच का बेटा सरपंच, दूसरों को नहीं मिलता। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में, ठीक है, और मेंबर जो हैं ये लो लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, तो पूरा एक प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच में बात नहीं कह पाते थे, तो इसलिए, है ना। और ये जो है ना डिपेंडेंसी, फिर मैंने बताया था कि कोई MLA नहीं चाहता कि उनका कोई सरपंच राष्ट्रीय लेवल पे उभर के आए, क्योंकि फिर अगली बार हो सकता है कि सरकार उसी को टिकट दे, मेरे को नहीं दे।
पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मान लो किसी नेशनल लेवल पे कोई सरपंच सम्मानित हो गया, तो बहुत संभावना बन जाती है यार अगली बार टिकट इसको मिले, तो फिर वो एमएलए काटने लग जाते हैं, उसको एमपी काटने लग जाते हैं ऐसे। फिर अपने आयोग पढ़े थे अभी तक, तो वो सारे 1992 से पहले के थे, जैसे बलवंत राय मेहता 57, ठीक है, अशोक मेहता 1977। अब बताओ जीवी के राव कब का था, 5 आ गए ना, 85। देन उसके बाद 86 में एल एम सिंघवी एस पता ना, एस फॉर सिंघवी, एस फॉर 6। फिर 88 में आए थे अपने थुंगन और गॉडगिल समिति, अपने आप याद होगी, देखो मेरे को भी तो हुई अपने आप याद, मेरे को तो एग्जाम भी नहीं देना तरीके से करो जैसे मैंने बताया। फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन बना गया 1992 के अंदर। उसके बाद कौन कौन सी बनी, तो देखो एक एलएम थी, एलएम कमेटी 2001, ये लक्ष्मण सिंघवी नहीं है, ये अलग है, ललित माथुर कमेटी। इसने ये बोला कि 3F दो पंचायतों को, फंड दो, फंक्शन दो और फंक्शनरी दो। फंड कौन देगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। कौन सा आर्टिकल 243 नोट इंक आई। फिर एक वीआर कमेटी बनी थी 2010 के अंदर, वी रामचंद्र कमेटी। इन्होंने बोला कि डीआरडीए को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, है ना, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। डीआरडीए का जैसे जो है ना गठन 1980 के अंदर हुआ था, और राजस्थान के अंदर तो 2003 के अंदर इसका विलय कर दिया गया जिला परिषद में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही अपना बुक के अकॉर्डिंग था पंचायत राज जो मैंने बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट ये जो मैंने, है ना, नहीं ये लाइन को ऐसे नहीं, फंड एट पंचायत लेवल को खास नहीं, वो तो बस यही एंड हो गया, ये ना ये। फिर इसके बाद ये देखो ये टेबल्स आती हैं कंपेरेटिव जो चलेंगे, जैसे इंस्टीट्यूशंस के नेम, पॉपुलेशन, पोस्ट कहाँ कहाँ क्या है, इलेक्शन टाइप कैसे क्या है, ओथ कौन दिलाएगा, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर में नहीं है, कहीं टीएमएच के हिसाब से भी अपन ने पढ़ा, कहीं भी नहीं है ना। ये तो खुद मेरे एक्सपीरियंस क्वेश्चन देख देख के जैसे है, तो अभी नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन ये देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, बहुत सा चलेगा ये, अभी और आगे अभी हो रही है डेवलप ये, ठीक है। तो ऐसे है, तो इस माइक्रो से पढ़ो, बुक आपके पास है टीएमएच पूरी, उससे इसको रीडिंग लगाओ, ये सब टीएमएच का माइक्रो है, ठीक है ना। लेकिन अपन ने एक वैज्ञानिक तरीके से उसको अरेंज किया। फिर आगे चीज़ें और देखेंगे, और क्वेश्चन देखते रहो पूरे। आपके पास क्वेश्चन बैंक है मेरा, सार्थक फैक्ट्स, आपके पास खुद घटना चक्र वो देखो, अरियंत के देखो, बेसिक क्वेश्चन देखने तो लूसेंट के देखो, ऐसे ऑब्जेक्टिव आती है ना लूसेंट की, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन अभी टेबुलर फॉर्म के अंदर और चीज़ें देखते हैं। ओके।